सत श्री अकाल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे साढ़े सारे दर्शकों का मैं जसमीत कौर इस्तकबाल करती हाँ। जंग अते जंगजू दो अजिहे शब्द ने। जंग दिमाग दे विच आउंदी है तां खौफनाक दरिश खून नाल लथपथ लाशां दिमाग दे विच आउंदियां ने ते हिरदे नूं वलूंदर जांदा है दरिश। ते जदों जंगजू दिमाग दे विच आउंदा है ते एक योद्धा एक वरीयर देश दे लई मर मिटण वाला इंसान विखाई दिंदा है जो उदाहरण बनता है होरनां लोकां दे लई भी कि देश की खातर लड़ो मरो पर पिछे ना हटो। एक अजिहा योद्धा जिसने कई जंगां लड़ियां, जिसने कई जंगां की कमांड की। 1965 की जंग दे विच जख्मी हो गए, लत्त वड्डनी पई पर हौसला नहीं हारिया, फिर भी फौज दे विच ही रहे। तद की हुंदा सी कि जिन्ना फौजियां दे अंग नकारा हो जांदे सी उन्हां नूं घर भेज दिता जांदा सी जां फिर बैकेंड ते काम करन लई आख्या जांदा सी। पर एक अजिहे दमदार फौजी जवान ने हिम्मत विखाई कि नहीं, मैं बैकेंड ते काम नहीं करना, मैं फौज दे विच रह के कमांडिंग पोजीशनस ते ही काम करना है। सिर्फ इन्ना ही नहीं, रिटायरमेंट तो बाद उन्होंने एक वुडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी खोली है, वार वुडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रेसिडेंट भी ने ते कारगिल जंग सने कई जंगां दे विच अपना वड्डा योगदान पाया। थिंक टैंक दे वजों उन्हां दे नाल थिंक टैंक वजों उन्हां नूं जाणिया जांदा है। ते इस वक्त साडे नाल मौजूद ने मिस्टर विजय ओबरॉय जी। सब तो पहला उन्हां दा इस्तकबाल करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। सब तो पहला तां तुहाडे बारे असीं ये जानना चाहांगे, जदों 1965 की जंग तुसीं लड़े, तुहाडी लैग आपां देख पा रहे हैं, उस तो बाद भी तुसी जंग दे विच ही जांदे रहे जां कई सारियां जंगां दे लई वॉर्स लई तुसी थिंक टैंक दे वजों काम कीता। उस वक्त तो लैके हुण तक की कुछ तजर्बा तुहाडा रहा, तुहाडे अजिहे किहड़े वड्डे कारनामे रहे जिन्हां नूं तुसी दसना चाहोगे लोकां नूं ते लोक भी उत्साहित होण? देखो जी, ऐसा है कि लड़ाई में जख्मी होना, मरना, ये सबको, जवानों को, अफसरों को, सबको मालूम है। लेकिन इसके अलावा वो क्यों जाते हैं लड़ने के लिए? अगर उनको मालूम है कि इस पहाड़ को मैंने कैप्चर करना है और उस पहाड़ को कैप्चर करने के लिए मैं मर भी सकता हूँ, मैं जख्मी भी हो सकता हूँ, मैं उम्र भर के लिए डिसेबल भी हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो जाता है। क्यों? इसलिए जाता है कि उसकी ट्रेनिंग ऐसी बनाई गई है कि वो देश के लिए, फौज के लिए, अपनी बटालियन के लिए और अपने साथियों के लिए उनको छोड़ के नहीं जाएगा, उनके साथ जाएगा, उनके आगे जाएगा ना। इस पूरे माहौल में एक छोटी सी बात है, वो आप समझनी चाहिए। अगर एक हमले में 5 कैजुअल्टी हो जाए तो उसमें 3 जो हैं वो जिंदा होंगे, 2 जो हैं जख्मी होंगे, एक में डेथ हो जाएगी, दूसरे में वुंडेड होगा। वुंडेड में 2 कैटेगरी है। एक वो वुंडेड हैं, जख्मी हैं, जो कि जख्म ठीक होने पर वापस चले जाते हैं लड़ाई करने के लिए, और दूसरे हैं डिसेबल्ड, उनका है जो उनका कोई भी अंग, हाथ हो सकता है, आँख हो सकती है, पेट हो सकता है, लेग हो सकती है, कोई भी हो सकता है, वो ख़त्म हो जाए तो वो डिसेबल्ड हो जाते हैं। और जैसे आपने बताया, वो 3 तरीके हैं उसके बाद करने के लिए। तो मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल में था और जब मुझे ये लेग मिली तो उस वक़्त मुझे भी 3 ऑप्शन दी गई थी और मैंने चुना क्या? मैंने कहा मैं अपने पलटन के अंदर वापस जाऊँगा और पलटन में फौज के साथ अपनी फौज में लड़ूंगा, और अगर मुझे कुछ हैंडीकैप नहीं चाहिए, मैं compete करूंगा। मैं हर एक आइटम में, चाहे पहाड़ को चढ़ना है या कैनाल को क्रॉस करना है या कहीं और जाना है,
मैं जाऊंगा और सबसे आगे जाऊंगा, और मैंने ये किया। तो वो बात मेरी है, उसको रहने देते हैं, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो तब आप कितने वर्ष के थे सर? जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, लगभग आप 24 इयर्स के, 24 वर्ष के थे। 24 वर्ष से लेके उसके बाद तक की तमाम आपका जो एक्सपीरियंस रहा आर्मी में, तो आपने काम कैसे किया, तो अपने सीनियर्स को कैसे मनाया, वो तजुर्बा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं, बहुत इंस्पिरेशन आपकी स्टोरी से मिलती है। देखिए, ऐसा था कि जैसे इन्होंने बताया, उस वक़्त मेरी उम्र 24 साल थी और मेरी सर्विस थी 4 साल। उससे पहले मैं 4 साल ट्रेनिंग किया एनडीए में और आईएमए में। तो ये जो 8 साल है, इन्होंने मुझे इस कदर बना दिया था कि मुझे कोई डर नहीं रहा था कि मैं ज़ख्मी हो जाऊंगा या डिसेबल्ड हो जाऊंगा या मर जाऊंगा। तो मेरा हो गया, लेग चली गई, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं गया। जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो था, और मैंने कहा कि मैं इसी फौज में रहूँगा और इसी फौज में पूरी सर्विस करके फिर घर जाऊँगा, और मैंने ये किया। इस पूरे इलाके, पूरे टाइम में सबके साथ मुझे compete करना पड़ा। compete मतलब उनके साथ जो वो करेंगे वही मैं करूँगा, लेकिन सबसे आगे मैं रहूँगा। और मैंने बहुत कोशिश की, बहुत, चाहे वो फिज़िकल काम था, चाहे पहाड़ों पे चढ़ना था या कैनाल क्रॉसिंग करनी थी या कोई भी, या कोई दिमागी काम था या कोई और भी काम था, वो मैंने सब किए। शुरू में जो हमारे ओहदेदार थे आर्मी हेडक्वार्टर में, वो उनकी सोच थी कि एक आदमी जिसकी टांग नहीं है वो लड़ाई कैसे कर सकता है, वो इन्फेंट्री मैन है, वो इन्फेंट्री में कैसे लड़ेगा। लेकिन मैंने वो सोच को बदली कर दी, और उस सोच को बदली करते हुए कुछ काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ा, लोगों को बताना पड़ा कि मैं कर सकता हूँ। और जब उन्होंने देखा कि ये भी कर दिया उसने, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, और आखिरी में जब मैंने पलटन को कमांड किया, पूरी बटालियन को 2 साल पूरा कमांड किया, तो इतना अच्छी तरह कमांड किया कि मुझे कमांड के बाद VSM से ओहदा मिला। VSM जो कि गैलेंट्री अवार्ड नहीं है, जो कि दूसरे अवार्ड में आता है, और वो अच्छे काम के लिए होता है। उसके बाद मैंने पीछे नहीं देखा, मैं आगे ही देखता रहा, मैं चलता गया। और ये मेरा मोटो है, कीप वॉकिंग, चलते जाओ हमेशा जहाँ भी जाते हो। तो उसके बाद मैं सेलेक्ट हुआ बाहर देश में, मलेशिया में मिलिट्री एडवाइज़र के लिए। 3 साल तक मैं वहाँ था। उसके बाद मैं ब्रिगेड मैंने कमांड किया, ब्रिगेड कमांड किया जालंधर में। और तब जब कि बहुत खालिस्तान का बहुत प्रॉब्लम था, उस वक्त कमांड किया, डिफ़िकल्ट था लेकिन किया। और उसके बाद मुझे फिर सिलेक्ट किया गया अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका में है आर्मी वॉर कॉलेज, तो उस वॉर कॉलेज में 1 साल की पढ़ाई के लिए मैं गया, वापस आया, और उसके बाद फिर बढ़ता ही गया। जो भी करना था, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, आर्मी कमांडर, वाइस चीफ, सब किया। बिल्कुल सर, आप हौसले, हिम्मत, जोश, जज्बे की एक एग्जाम्पल हैं। आपने इंडियन आर्मी में एक एग्जाम्पल सेट किया। और मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आपके बाद बहुत सारे और हमारे फौजी वीर होंगे, वो भी ज़ख्मी हुए होंगे, उनमें से किसी की टांग गई होगी, किसी की आँख गई होंगी। क्या आर्मी ने उनको भी वैसे ही एक्सेप्ट किया, या फिर उन लोगों ने खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि हम यही काम करेंगे? नहीं, आर्मी ने ये, मैं इंडियन आर्मी को दाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे ज़ख्मी होने के बाद और मुझे देखने के बाद उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि जो भी आदमी
इस तरह डिसेबल हो जाए, उसको ये नहीं बोलेंगे कि घर चले जाओ। अगर वो बोलता है कि मैं सर्व करूँगा तो उसको इजाज़त है और वो करेगा, लेकिन रूल वही है कि आपने compete करना है, आपने बाकियों के साथ जो बाकी करेंगे वो आपने करना है। और कई लोग आए हैं मेरे बाद में, कई हैं जो कि बड़े बड़े ओहदों पे भी गए, वो भी बाहर गए, वो भी काम किया उन्होंने। सो ये चीज़ नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो सोचना चाहिए कि जवान जब लड़ाई में जाता है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं मर जाऊं या ज़ख्मी, बहुत सख्त ज़ख्मी हो जाऊं तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से उसको ये पूरी गारंटी है कि आप जाओ और आपको देखभाल की जाएगी पूरी तरह, तो उसको कोई फिक्र नहीं है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब जो गवर्नमेंट है वो इतनी चीज़ें नहीं देती है, कई चीज़ें कम देती है। तो इसलिए मैंने सोचा, जब मैं रिटायर हुआ, मैं 2001 में वाइस चीफ के ओहदे से रिटायर हुआ और नेक्स्ट ईयर 2002 में मैंने ये संस्था, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGO जिसको बोलते हैं, वॉर वुंडेड फाउंडेशन सेट किया और मैं उसका प्रेसिडेंट था 20 साल। तो सर, जैसे आप इस फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो इसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया और ये ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे कर रहा है और अब तक कितने लोग हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ चुके हैं? ऐसा था कि जब मैं सर्व कर रहा था और बड़े बड़े ओहदे मिले मुझे, जब भी मैं जाता था, गांव में जाता था, मिलता था एक्स सर्विसमैन को, वेटरन्स को, तो मैं उनसे बातचीत करता था कि आप कैसे, क्या कर रहे हो। कहते हमने क्या करना है, मेरी तो टांगी नहीं है, मेरी तो बाजू नहीं है, हम तो पड़े हुए हैं। मैंने कहा क्यों, तुम काम क्यों नहीं कर सकते? जो मैं देखो, मैं तो लड़ाई भी करके आया हूँ इसी के साथ। तो उस वक़्त उन्होंने बोला कि साहब देखिए, हमको पैसा कम मिलता है, पेंशन का पैसा, और हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। आपको समझना चाहिए, शायद आप लोग नहीं समझते हैं कि हमारे जो सिपाही हैं, जो जवान हैं, वो जब रिटायर होते हैं तो 35, उनकी उम्र होती है 35, 38, 37 साल। तो उस वक़्त उनको जितनी भी जिम्मेवारियां हैं, घरेलू जिम्मेवारियां, बच्चे छोटे हैं, उनको एजुकेशन करनी, उनको पढ़ के काम दिलाना है, उनकी शादी करानी है, बड़े माता पिता हैं, उनकी देखभाल करनी है, ये सब काम उसने करना है। तो अगर उसको इतना फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो हम कोशिश करना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को कम करने। तो इसलिए मैंने ये सेटअप किया। उसके दो एम थे। एक था कि उनका आमदनी इम्प्रूव हो जाए और दूसरा था कि उनके दिल में कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं कर सकता हूँ। ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं करता। और आप लोगों को मालूम है, गांव में हमारा कल्चर कुछ अलग होता है और वहाँ लोग कहते हैं देखो कुछ नहीं करता है, खाना खाता है सिर्फ। बहुत असल में वो पूरी देखभाल करता है, पूरी पेंशन देता है, वहाँ पे सबको ले जाता है, लेकिन कल्चर है तो ये शुरू सबसे होता है। तो जब वो देखते हैं कि नहीं ये तो बड़ा तेज़ है, ये तो ये भी कर रहा है, ये तो ये भी कर रहा है, और कर ठीक है। सो जब शुरू में मैंने काम शुरू किया तो उस वक़्त मैंने एक जवान से पूछा कि मैं तुमको रिलायंस में नौकरी दिला देता हूँ। कहते नहीं सर, रिलायंस को बोलो मेरी फैक्ट्री मेरे गांव में नहीं है। फैक्ट्री लाना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने क्या किया, हम लोग, हमारी संस्था ने, हमने किया कि उनको हमने रिटेलर बना दिया।
उनसे बात करके। तो अभी क्या है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडियन ऑयल मालूम है आपको सबको, जो पेट्रोल ऑयल देता है ना। इंडियन ऑयल का जो एक सर्वो ब्रांड है ऑयल है, वो ऑयल हर एक मशीन में यूज़ होता है, स्कूटर में, जीप में, ट्रैक्टर में, कोई भी काम हो गांव में। तो पहले क्या होता था कि जो भी किसान है वो शहर में जाता था ऑयल लाने के लिए, ठीक है। तो वो जब ऑयल लाने के लिए जाता था टाइम लगता था, जाना आना वेस्ट हो गया। तो मैंने कहा कि एक हमको आप रिटेल दे दीजिए और आई होल्ड दिस। अच्छा, तो आप हमको रिटेल दे दीजिए ताकि हम गांव में ही खरीद सकते हैं। तो हमने उनको एक रिटेलरशिप दिला दी। अब उसमें लोग आते थे, टिन ले जाते थे, कमीशन उसको मिल जाता था। कोई बोर्ड नहीं लगाना, कोई रेंटल नहीं देना किसी को, घर में बैठे हुए, और साथ में उसकी वाइफ या उसके बच्चे या उसके पिताजी उसको मदद करते थे। फिर मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, और क्या कर सकते हैं। फिर कहता है, मैंने कहा एक पेप्सी का भी ले लो रिटेलर, पेप्सी कोला, क्योंकि आजकल गांव में पेप्सी तो कोला ही पीते हैं, कोको कोला पहले वो बंटे वाला होता था बॉटल जो ऊपर से दबा के पीते थे। एनीवे, तो अब क्या होता है कि वो किसान आता है, वो कहता है मुझे एक टिन दे दो या दो दे दो या जो भी है। तो कहते हैं कि ठंडा पियोगे? कहता हाँ है, कहते पेप्सी कोला। अरे ठीक है, तो वो भी, उसका भी कमीशन मिल गया उसको। फिर मैंने कहा भाई वो ठंडा नहीं होता, तो मैंने पेप्सी वालों को बोला भाई इसको एक फ्रिज दे दो ताकि उसके अंदर रखें। तो ऐसे बढ़ते गए। लेकिन फिर हमने कहा कि हमने सिर्फ जवानों को ही नहीं ठीक करना या अफसरों को नहीं करना, मदद करना, बट देश में ये बात फैलानी है कि हमारे जवान, चाहे उनका डिसेबलमेंट हो जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, आंख चली जाए, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं गया, और वो दिखाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो बॉम्बे में, मुंबई में हर जनवरी में रेस होती है जिसको बोलते हैं मुंबई मैराथन। तो मैं अपनी टोली लेके वहाँ गया और फिर मैंने कहा कि हम लोग भी दौड़ेंगे, और हम दौड़े। और फिर काफ़ी प्रेस वाले भी आए, दूसरे भी आए, लोगों ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं। तो जब ये हुआ तो लोगों को पता चलने लगा कि फौज में ये नहीं है कि आप घर में आ गए इसका मतलब फौज ख़त्म। फौज कभी ख़त्म नहीं होती, ठीक है। मेरा रैंक लेफ्टिनेंट जनरल ही रहेगा जब तक मेरी डेथ नहीं होगी, और मेरे हवलदार का रैंक हवलदार ही रहेगा, मिस्टर नहीं होगा, श्री नहीं होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और लोगों को भी पता होना चाहिए। तो ये है, तो ये कर रहे हैं। तो मैं 20 साल तक प्रेसिडेंट था और 2022 में फिर मैंने रिटायर हो गया यहाँ से भी। तो ये था पूरा वॉर वुंडेड का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਓਬਰੋਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ, ਹਿੰਮਤ ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਵਿਜੇ ਓਬਰੋਏ ਜੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਪੰਚਕੂਲਾ।